मक्खन पर तो कोई भी लकीर खींच दे, लेकिन जिसमें पत्थर पर लकीर खींचने का सामर्थ्य हो, वो भी ऐसी लकीर जिसे कोई मिटा ना सके, तो उसे दुनिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम से जानती है। मेरा जो लालन पालन हुआ है, मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये एक नाम नहीं, विराट सामर्थ्य है। 130 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास, संकल्प और सपनों का सपना जो 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने से पहले देश ने देखा था। संकल्प जो प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने लिया था, और आत्मविश्वास जो नरेंद्र मोदी के देश की बागडोर संभालने के 8 साल बाद 130 करोड़ भारतीयों की आंखों में दिखता है। आज भारत अपनी सभ्यता, संस्कृति और संस्थाओं के खोए हुए विश्वास को वापस हासिल कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, आज दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद भारतीय सीना तानकर भारत की बात गर्व से करता है। दुनिया भर में कोई भी भारतीय आज सीना तान करके, आंख में आंख मिला करके हिंदुस्तान की बात बड़े गर्व से कर रहा है। ये परिवर्तन आया है। – 2014 में पूर्ण बहुमत, 2019 में भी पूर्ण बहुमत, या यूं कहें कि पूर्ण बहुमत भी छोटा शब्द है। 130 करोड़ भारतीयों ने पूरे प्यार और विश्वास से नरेंद्र मोदी को देश की बागडोर संभालने का आदेश दिया। आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन बीते 75 सालों में देश को वो नहीं मिला जो बीते 8 सालों में मिला है। धारा 370, CAA, NRC, GST, ट्रिपल तलाक, आयुष्मान योजना, स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत, जन धन योजना, आवास योजना, गरीबों को राशन और ऐसी कितनी ही योजनाएं जो देश की तरक्की में मील का पत्थर है। ये भारत की बदलती तस्वीर है। आज का भारत अपने अतीत को लेकर जितना गौरवान्वित है, उतना ही भविष्य को लेकर आशावान है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत समृद्धि, शक्ति और संपन्नता का बुलंद इतिहास लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल आज पूरे हो रहे हैं। 2014 से 2022 तक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में कितना बदलाव हुआ, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं और बताते हैं। जीडीपी की बात करें, 2014 में जीडीपी 112 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2022 में 235 लाख करोड़ पहुंच गए। ये आपको अंतर बता रहे 2014 और 2022 का जीडीपी क्या था। इसके बाद प्रति व्यक्ति आय 80,000 से 1,50,000 रुपए पहुंचा। ये भी हम आपको बता रहे हैं कि प्रति व्यक्ति की आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है। एक्सपोर्ट 2014 में तो 19 लाख करोड़ से बढ़कर वो 28 लाख पर पहुंच गया, यानी 28 लाख करोड़ हुआ है। और विदेशी मुद्रा भंडार की बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो 18.28 लाख करोड़ से 45.68 लाख करोड़ पर पहुंचा है। ये विदेशी मुद्रा भंडार है। ये आपको बता 2014 में क्या था, 2022 में क्या है। वह शिक्षा बजट 79,451 करोड़ रुपए से बढ़कर
बढ़कर 1.04 लाख करोड़ पहुंचा है। ये भी आपको शिक्षा के बजट के बारे में बता रहे हैं कि 2014 में क्या कुछ देखने को मिला था, 2022 में क्या कुछ है। मेडिकल कॉलेज की बात करें, 2014 में 387 मेडिकल थे जो अब बढ़कर 596 हो गए हैं, यानी कि 596 ये आंकड़ा बढ़ा है। यहां पर एमबीबीएस की सीट की अगर बात करें, 2014 में 51,348 था, 2022 में 88,120 ये संख्या जो है ये बढ़ी है। हेल्थ बजट की बात करते हैं तो 37,330 करोड़ से बढ़ाकर 86,606 करोड़ रुपए किया गया है। ये हेल्थ बजट जब आया था तो संख्या कितनी बढ़ी है और कितनी बढ़ोतरी हुई है ये भी हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टरों की संख्या की बात कर लेते हैं तो 9.38 लाख से बढ़ाकर इसको 13.1 लाख किया गया है। डॉक्टरों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। और साथ ही साथ रक्षा बजट की बात कर लेते हैं, यहां पर 2.53 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5.25 लाख करोड़ रुपए किया गया है। यह अंतर साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं हाईवे निर्माण की अगर बात करें तो 2014 में 2 किलोमीटर प्रतिदिन, वहीं 2022 में 40 किलोमीटर प्रतिदिन ये जो है वो देखा गया कि किस तरीके से उसमें आगे बढ़ी है चीजें। तो ये हम आपको समझा रहे हैं कि 2014-2022 में क्या कुछ स्थितियां बदलती हुई नजर आई हैं। पहले देश के लिए जो स्कीम बनती थी, जो कानून बनते थे, उसमें लिखा होता था कि एक्सेप्ट J&K, लेकिन अब ये इतिहास की बात हो चुकी है। शांति और विकास के जिस रास्ते पर जम्मू और कश्मीर बढ़ रहा है, उसने राज्य के लिए तरक्की के दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन आतंकवाद से जूझते इस राज्य में ये मुमकिन हो कैसे पाया, आज हर भारतीय इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। और जवाब धारा 370 का खत्म। मोदी सरकार वो सबसे ऐतिहासिक और बोल्ड फैसला रहा जिसे बरसों में किसी और लेने की हिम्मत नहीं की। एक देश, एक विधान, एक प्रधान। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संकल्प जो आजादी के 70 साल बाद मोदी सरकार ने पूरा किया। आतंकवाद के दंश से कराहता धरती का स्वर्ग अब देश के बाकी हिस्सों के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। सियासी नफा नुकसान का डर कहिए या फिर चुनौतियों से लड़ने की क्षमता की कमी कहिए, ये स्वर्ग भारत का हिस्सा तो था, लेकिन कानून की किताब में एक अलग दर्जे के साथ एक ऐसा दर्जा जो एक देश, एक विधान, एक प्रधान की थ्योरी में कतई फिट नहीं बैठता था। दुनिया इसे धारा 370 के नाम से जानती थी। आतंकवाद का लंबा इतिहास और कश्मीरी पंडितों के पलायन का कलंक, धरती के स्वर्ग पर ऐसे दाग जिन्हें मिटाने का सामर्थ्य किसी सरकार ने नहीं दिखाया। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो कश्मीर में बदलाव की उम्मीद जागी। 5 अगस्त 2019 को संसद ने जम्मू कश्मीर को धारा 370 और 35A के तहत मिले विशेष दर्जों को हटाने की मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया था। 370 के मुताबिक केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में रक्षा, विदेश और संचार के कानून बनाने का अधिकार तो था, लेकिन अन्य विषयों से संबंधित कानून लागू कराने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती थी। भारत की संसद जम्मू कश्मीर के संबंध में सीमित क्षेत्र में ही कानून बना सकती थी। जम्मू कश्मीर पर भारतीय संविधान की अधिकतर धाराएं लागू नहीं होती थीं। भारत के दूसरे राज्यों के लोग यहां जमीन नहीं खरीद सकते थे। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। लेकिन 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में भी देश के दूसरे राज्यों की तरह संविधान की हर धारा लागू है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि संसद इतनी बड़ी संख्या में कानून बनाए और वो कानून देश के एक हिस्से में लागू ही ना हो। यहां तक कि पहले की जो सरकारें एक कानून बनाकर वाहवाही लूटती थी, वो भी ये दावा नहीं कर पाती थी
कि उनका बनाया कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। दशकों के फासले को कम करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने विकास की दौड़ में पीछे छूट रहे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 370 खत्म कर 70 साल की 30 खत्म की। केंद्र के 170 कानून जो पहले इस क्षेत्र में लागू नहीं थे वो भी लागू हो गए। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला और दोनों क्षेत्रों में विकास की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीए और एनआरसी मोदी सरकार का ऐसा ऐतिहासिक कदम जिसकी चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुई। इसे मोदी सरकार का बोल्ड स्टेप बताया गया। देश बड़ा तबका इस फैसले के साथ खड़ी थी, लेकिन विरोधियों ने इस पर सवाल उठाए। हालांकि तमाम विरोधों के बावजूद मोदी सरकार ने अडिग थी और आखिरकार दिसंबर 2019 में कानून पास हो गया। आठ साल पहले नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता की बागडोर संभाली थी। अपने इस लंबे कार्यकाल में उन्होंने जता दिया राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली सरकार अपने फैसलों से कैसे राजनीति की दशा दिशा बदल सकती है। मोदी सरकार में एक के बाद एक हुए ऐतिहासिक फैसलों से बदलाव आए और भारत की विकास यात्रा को नई गति मिली। मोदी सरकार के बड़े फैसलों में एक ऐतिहासिक फैसला था नागरिकता संशोधन कानून 2019। नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान दिसंबर 2019 में विरोधियों के ऐतराज के बावजूद संसद से सीएए पास हुआ था। सीएए का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जिसे हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहते हैं। इस कानून के लागू होने के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थी यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। यानी 31 दिसंबर 2014 के पहले या इस तारीख तक भारत में प्रवेश करने वाले नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र हो गए। ये जो एक्ट लाया गया है ये उन लोगों पर लागू होगा जो बरसों से भारत में ही रह रहे हैं। किसी नए शरणार्थी को इस कानून का फायदा नहीं मिलेगा। जो लोग इस तरह का झूठ बोल रहे हैं उन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ना जो हुई उन्हीं लोगों को सुरक्षा देने के लिए ये कानून है। सीएए और एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर विरोधियों ने कई तरह के भ्रम भी फैलाए, लेकिन न्यू इंडिया के लिए एक बड़ा कदम था नागरिकता संशोधन कानून 2019। जहां धर्म पर आधारित है, वहीं राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी का धर्म से कोई लेना देना नहीं। सीएए के तहत मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के चलते भागकर भारत आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध और पारसी धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है, जबकि एनआरसी में अवैध प्रवासियों की पहचान करने की बात कही गई है। चाहे वे किसी भी जाति, वर्ग या धर्म के हों, ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजने का प्रावधान है। सीएए भारतीय मुसलमानों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता। हालांकि इसे लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश जरूर की गई। 1 जुलाई 2017 वो ऐतिहासिक दिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में लागू किया जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी को देश के सबसे बड़े टैक्स सुधारों में से एक माना जाता है। जीएसटी में पहले से चल रहे 17 इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल किया गया था, जिससे व्यापार जगत के लिए टैक्सेशन कानूनों का पालन करना आसान बन गया। 2017 में संसद के विशेष सत्र के जरिए जीएसटी को पास करवाना मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है।
आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसलों में नोटबंदी के बाद जीएसटी ही सबसे अहम साबित हुआ। नवंबर 2016 में सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था और जुलाई 2017 में सरकार ने जीएसटी लागू किया। जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर कोई सर्विस लेते हैं तो हमें उसका टैक्स देना होता है। जीएसटी की एक देश एक टैक्स व्यवस्था के तहत सरकार ने सिर्फ एक टैक्स का रास्ता साफ किया। जीएसटी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसी भी सामान या सर्विस पर इस टैक्स की दर पूरे देश में एक जैसी होती है, यानी देश के किसी भी हिस्से में मौजूद कस्टमर को उस सामान या सेवा पर एक ही जैसा टैक्स देना होता है। जीएसटी को 3 हिस्सों में बांटा गया है: सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। नए सिस्टम के तहत जीएसटी में कारोबारियों के बिजनेस पर नजर रखने के लिए भी तमाम स्टेप्स बनाए गए थे। हर महीने में कुल बिक्री, खरीदारी और टैक्स देनदारी के बारे में सरकार के पास पूरा ब्यौरा पहुंचता है। ये सारी डिटेल्स ऑनलाइन होती है। जीएसटी को लागू करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आर्थिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम बताया था और कहा था कि इससे विदेशी निवेश भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। जीएसटी एक ऐसा कैटालिस्ट है जो देश के व्यापार को, उसमें जो असंतुलन है उस असंतुलन को खत्म करेगा। जीएसटी एक ऐसा कैटालिस्ट है जिससे एक्सपोर्ट प्रमोशन को भी बहुत बल मिलेगा। और जीएसटी एक वो व्यवस्था है जिसके कारण आज हिंदुस्तान में जो राज्य ठीक से विकसित हुए हैं उनको विकास के अवसर तुरंत मिलते हैं। देश में जीएसटी के आंकड़े एक बेहतर आर्थिक तस्वीर पेश कर रहे हैं। इसके पीछे मुख्य हाथ जीएसटी नियमों को बेहतर तरीके से लागू करने का भी है। सरकार ने नीतियों और प्रशासनिक स्तर पर कई उपाय किए जिनका असर दिख रहा है। और चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।